आइए बच्चों बात करते हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने देखा था कि हमें दो तरीके के एक्सेलरेशंस की नेसेसिटी होती है। वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड वन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर क्योंकि वो डायरेक्शन को चेंज करने के काम आता है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करने के काम आता है। तो जब नॉन यूनिफॉर्म की बात कर रहे थे तो स्पीड इज वेरिएबल, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आया। अब दो तरीके के एक्सेलरेशन के लिए यहां पर दो तरीके के फोर्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, मतलब जो भी फोर्स लगेंगे उनका दो काम होगा। एक स्पीड को इंक्रीज करना, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना, और एक डायरेक्शन को चेंज करना, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करना। तो जो भी फोर्सेस लग रहे होंगे वो इन दोनों को दोनों वैल्यूज को प्रोवाइड करेंगे, यानी इन दोनों का नेट सम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इनका नेट सम वो प्रैक्टिकल फोर्सेस के बराबर होगा। याद रखें। अब देखते हैं इसी के ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है, कैसे हम इसके सॉल्यूशन को करेंगे, देखें। क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस r if the speed is increasing at the constant rate a, find the speed at which the car will skid if coefficient of friction between the road and the tire is mu। क्वेश्चन क्या है, हम कॉन्सेप्ट को भी समझते जाते हैं और क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझेंगे। सपोज एक पार्टिकल है या एक कार है जो हमें दिया हुआ है। एक कार अगर सर्कुलर पाथ में टर्न कर रही है जिसका रेडियस हमारे पास है r, सपोज देयर इज अ कार, तो ये कार अगर r रेडियस में टर्न कर रही है, मास इज m। जब कार स्पीड इंक्रीज कर रही होगी तो इसके पास, मान लेते हैं सपोज ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो इसकी स्पीड v है, और इसकी अगर स्पीड v है और इट इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, तो जब ये इंक्रीज कर रही होगी तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, जो कि जैसे कि एग्जांपल में मुझे दिया भी है a है। तो अगर a एक्सेलरेशन से इसकी स्पीड इंक्रीज कर रही है तो दिस विल बी द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए इसी डायरेक्शन में हमारे पास एक फोर्स भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है तो इसके ऊपर एक एसीपी भी होगा, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, जो हर वक्त हमेशा सर्कुलर मोशन में नेसेसरी होता है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है। फोर्स जो भी एक्ट कर रहे होंगे वो टेंजेंशियल फोर्स भी प्रोवाइड करेंगे और एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो नेट प्रैक्टिकल फोर्सेस हमेशा इन दोनों के रिजल्टेंट डायरेक्शन में एक्ट करेंगे। रिमेंबर, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, नेट force, net practical forces are always acting in the resultant direction of the tangential and centripetal forces or acceleration. Remember this. अब हम बात करते हैं, यहां पर सपोज ये कार अगर टर्न कर रही है और ग्राउंड पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मुझे दिया हुआ है म्यू है, तो जब फ्रिक्शन इसके ऊपर एक्ट करेगा, दिस फ्रिक्शन इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टर्निंग ऑफ द कार। अगर मान लेते हैं एक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर की तरफ लगा होगा एफसीपी, और एक टेंजेंशियल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में कार मूव कर रही है, क्योंकि स्पीड इज इंक्रीजिंग तो इन द डायरेक्शन ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन है, फोर्स भी उसी डायरेक्शन में, तो टेंजेंशियल फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा। अभी हम केवल फोर्सेस के लिए बात कर रहे हैं, तो टेंजेंशियल फोर्स भी उसी डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों का नेट सम, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट, वो इस डायरेक्शन में आएगा। वेक्टर सम किया, इस डायरेक्शन में कहीं इनका वेक्टर सम आएगा, तो दिस इज द नेट फोर्स। और नेट फोर्स की अगर वैल्यू लिखूंगा तो हम यह बहुत इजीली लिख सकते हैं, इट इज अंडर रूट ऑफ एफ टी स्क्वायर प्लस एफ सी पी स्क्वायर। यह हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगा। एंड दिस नेट फोर्स इज अ प्रैक्टिकल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया है, यानी कि दिस वैल्यू इज बेसिकली वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी उसकी बात करते हैं, बट एफ टी और एफ सी पी को पहले लिख लेते हैं। हमें पता है एफ टी मतलब टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दिया हुआ है यहां पर हमें a, तो m इंटू ए होल स्क्वायर प्लस एफ सी पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर बाय r, और मास इज m, तो mv स्क्वायर बाय r का होल स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्योंकि v स्पीड और r रेडियस दोनों मुझे मालूम है, इट इज कैपिटल R, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, तो अगर हम इसको कैपिटल R ले लेते हैं तो दिस विल बी द वैल्यूज। ये हमने लिख लिया। अब ध्यान से देखें, एम ए आर
तीन वैल्यूज कांस्टेंट है। कौन वेरिएबल है? स्पीड, क्योंकि स्पीड इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग। अगर स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये वैल्यू बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये सारी वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है, तो ये इतनी वैल्यू हो जाएगी कि दिस इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द ग्राउंड। ग्राउंड इसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जितनी प्रोवाइड कर सकता है उस वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अब वो कितनी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज इक्वल टू द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दें, तब V जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी। मैक्सिमम वैल्यू फॉर द सेफ टर्निंग। अगर इससे ज्यादा हुआ तो फ्रिक्शन उससे ज्यादा नहीं लग सकता, इसका मतलब तब सेफ टर्निंग नहीं होगी। याद रखेंगे, इसका मतलब फॉर मैक्सिमम स्पीड F मैक्सिमम will be equals to F limiting and that is equals to mu into n. What is the value of n? वो अभी हम बात करते हैं, बट हमें मालूम है F limiting is equals to mu n, which is equals to under root of m। अगर मैं यहां से m कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि दोनों में m स्क्वायर आएगा, तो m कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, हमारे पास अंदर रहेगा a स्क्वायर प्लस v टू द पावर 4, और ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई अब बाय आर स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी? ये हमारे पास वैल्यू आएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के लिए। अब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास कितनी है हम वो भी जानते हैं, ध्यान से देखेंगे अगर, तो क्योंकि ये ग्राउंड पे एक्ट कर रहा है तो ग्राउंड पे अंदर की तरफ इसने mg लगाया होगा, तो बाहर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा होगा। इसका मतलब अगर मैं इसी बात का एफबीडी बनाऊं तो ग्राउंड पे कार है जिसका मास है m, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा और नीचे लग रहा होगा mg, तो n मस्ट बी इक्वल्स टू mg। ये हम लिख सकते हैं, तो म्यू mg इज इक्वल्स टू m अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस v मैक्स का होल पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू आती है। अब ध्यान से देखें, m से m कैंसिल होगा। अगर ये वैल्यूज को हम सॉल्व करें, क्योंकि हमें फाइंड करना है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्पीड, स्पीड की मैक्सिमम वैल्यू, तो v हमें फाइंड करना है। इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ध्यान से समझें। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं रिमेनिंग क्वांटिटीज के लिए, तो म्यू स्क्वायर g स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस v मैक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। a स्क्वायर इधर ले आते हैं, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो v मैक्स का होल पावर 4 इज इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड बाय r स्क्वायर। ये हमारे पास क्वांटिटी बची, तो v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू स्क्वायर g स्क्वायर माइनस a स्क्वायर r स्क्वायर टू द पावर 1/4, एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें पता है कैसे हमने सॉल्व करना था। दो एक्सेलरेशंस होते हैं, हम बात कर रहे हैं डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। रिमेंबर व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या होता है, हर बार हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है ईच एंड एवरी क्वेश्चन। लिख लें, आगे और बात करते हैं।